Hey everyone, I hope you all must be having a great time and you all must be safe at your places. So, I'm Gaurav Karan from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. And now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular updates. So, we were discussing the chapter, namely French Revolution. Now, so today it is the fourth part of this chapter that we shall be discussing. And till now we have discussed some of the important aspects with respect to constitutional monarchy and so on, the powers of the king, all right, etc. So let's study this beautiful chapter in the name of French Revolution. So please do subscribe to our channel now. So France abolishes monarchy and becomes a republic. All right, पहले एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, ठीक है. सो देयर इज अ ट्रांजिशन, देयर इज अ चेंज फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि क्या होती है, यानी कि जो सुप्रीम पावर है किंग की, ठीक है, वो उसमें नहीं होगी. किंग के पास कुछ डिसीजंस तो होंगे मगर उन डिसीजंस पर नज़र रखी जा सकती है. उसको सही ठहराना या गलत ठहराना ये कोर्ट के हाथ में होगा, ठीक है. देन अब बन जाता है फ्रांस रिपब्लिक, यानी कि मोनार्की को फ्रांस ने एबॉलिश कर दिया और घोषित कर दिया रिपब्लिक. नाउ इट इज रिपब्लिक. द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, प्रेम्बल में वर्ड रिपब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है. इसका मतलब क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. नाउ हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडिया, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. नाउ बाय स्टेट इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ स्टेट, एक्चुअली इट डज नॉट मीन द स्टेट गवर्नमेंट. इट मीन्स द एंटायर टेरिटरी, द बाउंड्री ऑफ अ नेशन, any nation. All right, so the head of the state, head of the country is the president, and the president of India is elected. He is elected. All right, so this is the reason France becomes republic. यानी कि कोई हेरिडिटरी पावर नहीं है, ठीक है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब ऐसा नहीं है. फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक. ओके, देन लुईस 16 साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो लुईस 16 है उसने संविधान तो साइन कर दिया, ठीक है. ही साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑन द अदर हैंड ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रशिया, ऑस्ट्रिया ऑल्सो. अब जो ये राजा था, ठीक है, लुईस 16, हालांकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया, मगर दूसरी तरफ ये प्रशिया के राजा के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन इसने साइन किया, ठीक है. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस. सो द रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस. नाउ व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट? आपने ये देखा है कि फ्रांस जो था पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था. राजा जो भी चाहे वो कर सकता था, राजा के ऊपर किसी का बस नहीं चलता था, ठीक है, ये तो आपको पता है. फिर रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट होने के बाद एब्सोल्यूट मोनार्की से ट्रांजिशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटाया गया, यानी कि मोनार्की को हटाया गया, ठीक है, एंड फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक. अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर लिया, ठीक है. तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी. बहुत लार्ज स्केल पे रेवोल्यूशन हो रहा था फ्रांस में. और फ्रांस में रेवोल्यूशन का कारण क्या था आपको पता है, ठीक है, आपको इकोनॉमिक कारण पता है इसके, ऑलराइट, और आपको पॉलिटिकल रीजंस भी पता है, सोशल रीजंस भी पता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऑलराइट, नाउ तो जितने भी फ्रांस में डेवलपमेंट्स हो रही थी इस चीज़ को लेकर
यानी कि पॉलिटिकल फ्रंट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जितने भी राजा थे, आस पड़ोसी देश के जो राजा थे, वो काफी घबराए हुए थे। दे वर एक्चुअली वरिड। अब उनका घबराने का कारण क्या था कि भाई हमारी पावर्स तो आप छीन रहे हो, तो हम रूल कैसे करेंगे। ये उनका मेन मकसद था कि मतलब हमारे ऊपर कोई रूल ना करे, जो हमने फैसला ले लिया वो बन गई पत्थर की लकीर। बट लोगों को अब ये मंजूर ना था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे डिसाइडेड टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द events that had been taking place there since the summer of 89. Now, so what events they are talking about? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट इन फ्रांस, ऑलराइट, सो देवर ह्यूज डेवलपमेंट इन फ्रांस, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंट में, और जिसके कारण राजा जो थे वो नाखुश थे, देवर अनहैप्पी, ऑलराइट। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी आस पड़ोसी देश के जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी ट्रूप्स भेजेंगे और ये जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, हम उन एक्टिविटीज़ को रोक देंगे, ऑलराइट। सो दिस इज द केस। देन बिफोर दिस कुड हैपन, उससे पहले ये सब होता, ठीक है, नेशनल असेंबली, फ्रेंच पार्लियामेंट, वोटेड इन अप्रैल 1792, वोट किया। वोट किसके अगेंस्ट किया? अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, यानी कि वॉर, उन्होंने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली में, ठीक है। देन थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। तो जितने भी वॉलंटियर्स थे फ्रांस में, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया एंड दे जॉइन द आर्मी, ऑलराइट। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग। तो उन्होंने इस वॉर को कैसे लिया? द वॉर अगेंस्ट किंग, यानी कि राजा अपनी मर्जी ही करता है, लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनता है, तो राजा के खिलाफ हम मोर्चा उठाएंगे, इसके खिलाफ हम रिवोल्ट करेंगे। देन द वॉर अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी। नाउ व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है, उच्च श्रेणी के लोग, ठीक है, जिनका सोशल स्टेटस जो सबसे ऊपर होता है, दैट इज एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। तो इनके खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा उठाया, एक आवाज उठाई, एक रिवोल्ट का उन्होंने नारा लगाया कि इनको अब हमने सबक सिखाना है, ठीक है। देन अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marseillaise composed by the poet Roger de Isle, ठीक है। तो ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया, ठीक है, Marseillaise. Now what is Marseillaise? It is the national anthem of France, all right. So please remember this, national anthem of France, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इट वॉज कंपोज्ड बाय नन अदर दैन रॉजर दे आयल, ऑलराइट। देन इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। तो पेरिस में एक ये छोटी सी सिटी है, एक छोटा सा शहर है, ठीक है, सदर्न फ्रांस में, सॉरी फ्रांस में, ठीक है, सदर्न फ्रांस में, इट्स अ पोर्ट सिटी बेसिकली, ऑलराइट। तो वहां से इसको नाम मिला। देन द Marseillaise is now the national anthem of France, as we have discussed, alright. So it is the national anthem of France, Marseillaise. Then there were losses and economic difficulties to the people due to revolutionary wars. अब मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि जब भी वॉर होगा, ठीक है, जब भी वॉर होगा तो वॉर में बहुत कुछ आप खो देते हैं, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ जाती है, ठीक है, वॉर की वजह से। सो दिस हैपेंड इन फ्रांस व्हाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। तो आदमी जो थे वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे,
and women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. तो औरतों का काम क्या होता था कि अपनी फैमिली को संभालना, उनकी देखभाल करना. Alright? So men were fighting at the front. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further. अब फ्रांस में जो मेजॉरिटी थी वो लोग क्या चाहते थे कि रेवोल्यूशन को आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि रेवोल्यूशन कंटिन्यू करना चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं रुकना चाहिए, तभी ये लोग बाज आएंगे. तो ये लोगों की सलाह थी. ठीक है. एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer sections of the society, only to the richer sections of the society. भाई और भी तो लोग हैं, है ना, और भी तो सिटीजन्स हैं, उनको भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मगर नहीं, ओनली रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो लोगों को तो गुस्सा आएगा, पीपल विल रिवोल्ट. ओके. Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. तो छोटे छोटे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए. ठीक है. रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनाए गए जहां पर लोगों ने अपनी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया और लोगों ने बोला कि हम कैसे प्लान करेंगे इनके खिलाफ वॉर, इनके खिलाफ रिवोल्ट. ठीक है. तो बहुत बड़े लेवल पे डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ और उसमें से जो सबसे सक्सेसफुल ग्रुप रहा वो क्या था? जैकोबियंस. ठीक है. जैकोबियंस. सो एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए बहुत ही फेमस था. ऑलराइट. सो इट वाज अ पॉलिटिकल ग्रुप सो विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन फ्रांस. तो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन फ्रांस, यहां से इसको नाम मिला. ठीक है. वुमेन टू who had been active throughout this period formed their own clubs. तो महिलाओं ने भी अपना खुद का क्लब बनाया, अपना खुद का ग्रुप बनाया, ताकि वो डिस्कस कर सके लार्ज स्केल पे कि कैसे हमें रिवोल्ट करना है इन चीजों के खिलाफ. ऑल राइट. सो जैकोबियंस, यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब belonged mainly to the less prosperous sections of the society. Now what does it mean? जो जैकोबियन क्लब्स के मेंबर थे, they were less prosperous, यानी फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे. they were not capable enough, alright, financially, इकोनॉमिक फ्रंट पे they were not strong. so this is the case. ठीक है. they included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Now, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट नहीं होते, मगर जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और ख़ासकर एनटीएससी में ऐसा होता है. देखिए, अब आपको लग रहा होगा यहां पर कुछ ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो है नहीं इस वाले पॉइंट में, बट बिलीव मी, इफ दे आस्क यू अबाउट द जैकोबियन क्लब, ऑलराइट, सो द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लब बिलोंग्स फ्रॉम अ शॉपकीपर्स फैमिली. ठीक है. आर्टिसंस सच एज shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. तो आपको ये 4 से 5 पॉइंट दे देंगे और आपको पहचानना होगा कि जैकोबियन क्लब्स के मेंबर्स जो थे वो कौन कौन थे. ठीक है. Who were the members of the Jacobean club? What constitutes the members of the Jacobean club? तो आपको यहाँ से पढ़ना होगा, इसको अच्छे से देखना होगा और आंसर आप इजीली मार्क कर सकते हैं. तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है. ऑलराइट. एंड द लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर या रॉबेस्पियर. ठीक है. तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनके मुखिया थे, लीडर थे. अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबियंस डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स. नाउ अब
जैकोबियंस की एक खासियत ये थी, ठीक है, दे स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, ऑलराइट। नाउ लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोन बाय डॉक वर्कर्स। तो डॉक वर्कर्स कौन? जो कि जहाज पर काम करते हैं, पानी के जहाज पर, ऑलराइट। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। नाउ दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो अपने आप को, जो सोसाइटी के फैशनेबल लोग थे, उनसे वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, ठीक है, उनसे वो सेपरेट होना चाहते थे, ऑलराइट। स्पेशली नोबल्स हु वेयर नी ब्रीचेस। तो नोबल्स जो कि हाई क्लास के लोग के बारे में अगर मैं बात करूं, सो दे वोर नी ब्रीचेस, ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, तो ये आपको याद रखना है। देन जैकोबियंस केम टू बी नोन एज द sans-culottes, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ऑलराइट। तो जैकोबियंस के बारे में जब भी हम बात करेंगे, सो दोज विदाउट नी ब्रीचेस, विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। और जो नी ब्रीचेस पहनते थे कौन? नोबल्स, ऑलराइट। नोबल्स यूज्ड टू वेयर नी ब्रीचेस। सो दिस इज द केस। देन sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty। तो मैंने, आपको याद होगा कि जब मैंने रेड कैप यानी कि कुछ पिक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सीरीज में, तो मैंने रेड कैप के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। एंड एक्चुअली इट सिंबलाइज्ड व्हाट? द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम। इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम, ऑलराइट। एंड वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, ओके, वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो, उनको इजाजत नहीं थी ये सब करने की। देन नाउ there is an important point, in fact you must remember this, it's an important fact। देखिए, in the summer of 1792, please remember this date, this year, sorry, just try to remember this year, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। तो इनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि अब इनके खिलाफ हम रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट क्यों करेंगे? बिकॉज पीपल वर वेरी मच एंग्री ड्यू टू शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड एंड सेकेंडली हाई प्राइजेस ऑफ फूड, ठीक है। भाई, लोगों की बेसिक नीड के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की बेसिक नीड क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? तो लोगों को गुस्सा तो आएगा, ठीक है। जितना भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको तो भरपूर खाना मिल रहा है क्योंकि पैसा उसके पास बहुत है और वो खाते रहेगा, बट गरीबों का क्या? यही तो पॉइंट है रिवोल्ट का, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours। तो राजा के गार्ड को उन्होंने मार दिया और किंग को उन्होंने होस्टेज बना लिया, यानी कि बंदी बना लिया, ऑलराइट, बहुत कुछ घंटों के लिए। देन लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। तो जो नेशनल असेंबली अभी जो हमने बात करी थी, सो असेंबली डिसाइडेड टू वोट, ऑलराइट, टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली को जेल के अंदर डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड। नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड। फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। पहले किसको राइट था वोटिंग का? रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो टैक्स पे करते थे, ऑलराइट। Now, from now, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote। तो वोटिंग का अधिकार मिल गया, ठीक है। Then, the newly elected assembly was called the convention। Now, what is convention? What do you mean by convention? Supposedly, if I talk about the constitution of United Kingdom,
सो इट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन सम formal agreements and all. It is based on some past agreements. All right. So a group of people they gathered together और उन्होंने मुंह ज़बानी बोल दिया कि इस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें कुछ ऐसा फॉर्मल रूल या फिर कुछ रिटन टाइप ऑफ अग्रीमेंट नहीं होता है। ऑलराइट, तो कहने का मतलब था जो फ्रांस की न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कॉन्वेंशन नाम दे दिया गया, ठीक है। यानी कि दे वर बेस्ड ऑन सम रिचुअल्स एंड ऑल, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा फॉर्मल रिटन टाइप ऑफ थिंग उसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा फॉर्मल अग्रीमेंट या कुछ ऐसा नहीं था जो कि लिखित में हो या फिर कुछ ऐसा हो, ठीक है। यानी कि बेस्ड ऑन सम पास्ट इवेंट्स एंड ऑल। सो दिस इज कॉन्वेंशन, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है। यानी कि जो इस सभा का डिसीजन होगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल का डिसीजन होगा, वो उस पर बेस्ड होगा, वो उसको मानना पड़ेगा, यानी कि उसको माना जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द केस। ऑन 21 September 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। 21 September 1792 एबॉलिश द मोनार्की, अब मोनार्की को एबॉलिश कर दिया एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो हमारा जो टॉपिक था वो रिपब्लिक के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। और रिपब्लिक जैसा कि मैंने आपको बताया, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ऑलराइट, लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, यानी कि अपने देश के खिलाफ गद्दारी के लिए उसको सेंटेंस कर दिया, डेथ सेंटेंस, ठीक है। 21 January 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde, ठीक है। ये एक जगह थी, इस जगह का नाम है, ये भी पूछा जा सकता है एनटीएससी में। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, ठीक है। उसके साथ भी यही हुआ जो राजा के साथ हुआ, जो फ्रांस के राजा के साथ हुआ। इज दैट क्लियर? So now we have studied that how France became a republic, all right, and how people revolted against the rulers and their rules and terms and all, you know. So this was the case of how France became republic. So thank you so much for watching the video. I hope you have understood the chapter very much clearly. तो आगे हम पढ़ेंगे कल की सीरीज़ में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे। स्टे होम, स्टे सेफ।